नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट, जिसको भारत के संविधान का गार्जियन कहा जाता है, अभिभावक कहा जाता है। जब आदमी को कहीं न्याय नहीं मिलता, कहीं इंसाफ नहीं मिलता, जब सरकारों के दमन से वो तबाह होता है, तब वो अदालत की शरण में जाता है और उसको उम्मीद होती है कि सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में खड़ा होगा, सरकारों को आदेश देगा और उसके हक में फैसला किया जाएगा। लेकिन अब कड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट पर खड़े किए जा रहे हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी के समय में जब सुप्रीम कोर्ट को सरकारों की जवाबदेही तय करनी चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी निभाने में क्यों पीछे रह रहा है, या क्यों इस तरीके की छवि बन रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कार्यपालिका के दबाव में काम कर रहा है, या कार्यपालिका के कहने पे काम कर रहा है, या कार्यपालिका के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है। कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। देश के 20 बड़े वकीलों ने एक कड़ी चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को लिखी है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, कम से कम 2 जजेस ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर बहुत तीखी टिप्पणियां की हैं और सुप्रीम कोर्ट को अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों के प्रति जगाने का काम करने का काम किया है। इस पर करेंगे बातचीत, विस्तार से बताएंगे कि इन चिट्ठी में क्या है और किस तरीके की बातें की गई हैं और क्यों कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट दरअसल हृदयहीन हो गया है और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है। लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील ये कि सत्यहिंदी.com को आपका प्रेम लगातार मिल रहा है। हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप हमें आर्थिक भुगतान करके हमारी मदद कर सकते हैं। ऐसे वक्त में जब पत्रकारिता कमज़ोर पड़ती जा रही है, तब सच को सच कहने की हिम्मत सत्यहिंदी.com लगातार दिखा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करेंगे और अगर आप हमें सहयोग करेंगे तो हमें काफ़ी मदद मिलेगी। और अब बात करते हैं आज के विषय के ऊपर। हिंदुस्तान के 20 बड़े वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी है, कड़ी चिट्ठी लिखी है और इस बात पे निराशा जाहिर की है कि महामारी के समय में सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहा है। ये चिट्ठी बहुत बड़ी है। इस चिट्ठी में बहुत सारे ब्यौरे दिए गए हैं और साफ तौर पे कहा गया है कि बड़े दुख और तकलीफ से हमें कहना पड़ रहा है कि लोगों की मौलिक सुरक्षा, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और संविधान की रक्षा में सुप्रीम कोर्ट का अहम रोल होता है, प्रमुख भूमिका उसकी होती है और संकट के समय में उसका ये रोल बहुत बढ़ जाता है। लेकिन कोरोना महामारी के समय में ऐसा देखने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शायद अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं है और उसकी वजह से निराशा हो रही है। ये भी लिखा गया है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ रहा है और इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 मामले आए थे। उन दोनों मामलों का जिक्र इस चिट्ठी में है। आपको याद होगा कि हमारे इसी कार्यक्रम में, सत्यहिंदी.com के इसी कार्यक्रम में, मैंने ही आपको इन दोनों मामलों का जिक्र किया था और तकरीबन एक पहले हमने ये सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपनी भूमिका निभा रहा है या नहीं निभा रहा है और क्यों सरकारों पर अंकुश लगाने में उसको कामयाबी नहीं मिल रही है। आपको याद होगा 31 मार्च जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, इनके संदर्भ में एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी। इस पिटीशन में ये दरखास्त की गई थी कि सरकारों को आदेश दिया जाए कि वो माइग्रेंट लेबर्स की समस्या का समाधान करें। ये जो चिट्ठी 20 बड़े वकीलों ने लिखी है, इस चिट्ठी में इस दिन का जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और जो सरकार की तरफ से जो उनको टिप्पणी की गई है, सरकार की तरफ से जो उनको बातें कही गई, उस पर उन्होंने आंख बंद करके यकीन कर लिया। सरकार ने तब उस दिन कहा था, सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, कि 11 बजे दिन में सड़क पर कोई भी आदमी नहीं है। यानी उनके कहने का अर्थ ये था कि जो ये माइग्रेंट लेबरर्स की बात की जा रही है कि लोग हाईवेज पर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, इस बात में तथ्य नहीं है, क्योंकि गृह सचिव ने उनको बताया है कि 11 बजे
सड़क पर कोई आदमी नहीं है और जो लोग थे उनको पास के शेल्टर होम्स में ले जाया गया है और उनको पैकेज, खाने का पैकेट दिया जा चुका है। ये बात कही गई थी। इस चिट्ठी में कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन दखल दे दिया होता तो मई के महीने में जो बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबरर्स जो सड़कों पर चलते हुए दिखाई दिए, शायद वो नहीं होता और शायद वो लोग नहीं निकलते और तब तक देश में 50,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज आ चुके थे। यानी एक तरफ कोरोना के मरीज बढ़े और दूसरी तरफ सड़कों पर मजदूर लाखों की संख्या में जा रहे थे। यानी चिट्ठी के कहने का अर्थ यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च को ही सरकार की जवाबदेही तय कर देते, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट होती, तो शायद ये समस्या इतनी बड़ी नहीं होती और कोई ना कोई समाधान आ जाता, कम से कम सरकार की जवाबदेही तय हो जाती। फिर इस चिट्ठी में 15 मई के सुप्रीम कोर्ट में इसी तरीके का दूसरा मामला आया, उसका भी जिक्र है और उस पिटीशन में जो 15 मई को जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई थी, उसमें यह अपील की गई थी कि जो जिलों के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं कि उनको इस बात की हिदायत सुप्रीम कोर्ट दे कि वो माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, इनका रजिस्ट्रेशन करें, इनके रखरखाव का इंतज़ाम करें और इनको डिग्निफाइड ज़िंदगी मिले और अपने घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन जो टिप्पणी की थी वो ऐसी टिप्पणी थी जो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर कोई आदमी रेलवे ट्रैक पर जा रहा है तो कैसे उसको बचाया जा सकता है। फिर यह भी कहा गया कि जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जा सकती है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा जो पिटिशनर थे कि आप लोग अखबारों के अंदर पढ़ के चले आते हैं, अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं और उसके आधार पर आप उम्मीद करते हैं कि अदालत फैसले कर दे, और अगर आपको इतना ही है तो मैं आपको स्पेशल पास दे देता हूं, आप राज्य सरकारों के पास जाके चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करिए। बल्कि आपको याद दिला दें कि उसी वक्त लगभग मद्रास हाई कोर्ट ने एक बहुत ज़बरदस्त फैसला किया। उन्होंने कहा कि जो माइग्रेंट वर्क लेबरर्स की जो समस्या है उसको देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने तमिलनाडु की सरकार से साफ तौर पे कहा, 12 पॉइंट लिए और कहा कि माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में पूरी जानकारी उनके पास उपलब्ध की जानी चाहिए। एक तरीके से उन्होंने तमिलनाडु सरकार की जवाबदेही तय करने का काम किया, कड़ाई से उनसे बातचीत करने का काम किया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ये काम करेगा और इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र है और यही बात इस चिट्ठी में बार बार कही गई है और ये बार बार एहसास कराया गया है कि दरअसल जो सरकार ये कह रही थी कि जो ये माइग्रेंट लेबरर्स का मसला है ये पॉलिसी डिसीजन है, तो इन वकीलों ने ये कहा है कि ये सिर्फ पॉलिसी डिसीजन नहीं है, ये जब लोगों की ज़िंदगी, लोगों की स्वतंत्रता, लोगों की नौकरियां जब वो खतरे में हों तब मसला सिर्फ सरकार की नीतियों का नहीं होता है, वो संवैधानिक समानता, जीवन, स्वतंत्रता और जीवन की गरिमा के जो बुनियादी मौलिक अधिकार जो संविधान ने दिए गए हैं उससे जुड़ जाते हैं। फिर ये मामला आर्टिकल 14 से जुड़ जाता है, 19(1) से जुड़ जाता है और 21 से जुड़ जाता है। ऐसे में इसको महज सरकार की नीति करके नहीं डाला जा सकता। यानी उनके कहने का मतलब स्पष्ट था कि सुप्रीम कोर्ट इसको जो सरकार की नीति समझ के फैसले कर रही थी या ऑब्जर्वेशंस दे रही थी या सरकार जो बात कहती थी उस पर आंख मूंद करके भरोसा कर लेती थी, वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट को लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोग पैदल अपने घरों की तरफ जा रहे थे, जाते समय उनकी जानें जा रही थी, उनकी ज़िंदगी को खतरा पैदा हो रहा था। ऐसे में ये सिर्फ नीति का सवाल नहीं था, लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा था, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था और उसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए था। ये बात इस चिट्ठी में कही गई है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, हालांकि बहुत बड़ी चिट्ठी है लेकिन उस पर 2-3 चीज़ें मैं आपको कर देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका को इस तरह से नहीं छोड़ सकता है जब लाखों लोग सरकार के फैसले के आगे बेबस हों, विवश हों और मजबूर अपने को पाते हों। यह भी कहा गया है कि यह मसला नीति का नहीं है, संवैधानिक समानता, जीवन, स्वतंत्रता
जीवन की गरिमा को नज़रअंदाज करने का है और सुप्रीम कोर्ट को सरकार की जवाबदेही तय करने में अगर अनिच्छा दिखाती है तो संवैधानिक जो उसकी भूमिका है, यानी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और संविधान की रक्षा, अभिभावक के तौर पर उस पर आंच आती है और वो उसका निर्वहन करने में वो चूकता है। फिर ये भी कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने संवैधानिक अधिकारों का निर्वहन नहीं करेगा, यानी ये एक तरीके से इस चिट्ठी में इसका आशय ये है कि जो माइग्रेंट लेबरर्स के मसले पे जो सुप्रीम कोर्ट दखल देने से जो दखल नहीं दे पाया या नहीं देने की इच्छा उसकी दिखाई पड़ी और सरकार की बात को आंख बंद करके माना, वो कहीं ना कहीं वो अपने संवैधानिक अधिकारों के निर्वहन में चूका है। और अगर ऐसा होता है तो भारत का लोकतंत्र और कानून का शासन जो है वो बचेगा नहीं। इस चिट्ठी में ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, जैसे पी चिदम्बरम हैं, कपिल सिब्बल हैं, साथ ही साथ एक्टिविस्ट लोग हैं, आनंद ग्रोवर, इंदिरा जयसिंह, सिद्धार्थ लूथरा, संतोष पाल, महालक्ष्मी पौनी, चंद्र उदय सिंह, विकास सिंह, जनक द्वारकादास या यूसुफ मुछावाला, ऐसे लोगों ने इस चिट्ठी पर सिग्नेचर किए। लेकिन आपको बता दूं कि इस चिट्ठी से ज़्यादा जो तीखी टिप्पणी की है वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज गोपाल गौड़ा ने टिप्पणी की है। गोपाल गौड़ा ने डेक्कन हेरल्ड में एक कॉलम लिखा है और उसमें उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा है, सुप्रीम कोर्ट अभी तक इस मामले में दखल देने से बचता रहा है, न केवल दखल देने से बचता रहा है बल्कि सरकार से सवाल पूछने से भी चूकता रहा है, जिसकी वजह से वो कार्यपालिका को जो है वो जवाबदेह नहीं बना पा रहा है। और तो और ऐसा तब हो रहा है जबकि सरकार अदालत के अंदर साफ तौर पर झूठा बयान दे रही है। Even if the government is making patently false statement in court that nobody is walking on the road, यानी गोपाल गौड़ा जी का कहना है, जस्टिस गौड़ा का कहना है कि अदालत में झूठ बोला गया और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर वो आगे लिखते हैं, नॉट ओनली हैज द कोर्ट एब्डिकेटेड its judicial responsibility, it has also demonstrated unprecedented apathy and heartlessness to the plight of the most vulnerable. बहुत ही तीखी टिप्पणी है। कहने का मतलब यह है कि न केवल उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों को छोड़ दिया है बल्कि समाज के जो सबसे कमजोर तबके हैं उसके प्रति अभूतपूर्व हृदयहीनता भी दिखाई है, हार्टलेसनेस। फिर वो कहते हैं, इट इज एक्सट्रीम डिस्ट्रेसिंग टू सी कि चीफ जस्टिस किस तरीके का बयान दे रहे हैं कि जब तक लोगों को खाना मिल जाता है तब तक उनको वेतन देने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ अंत में वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से आपातकाल में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने नज़ीर पेश की थी, जब मिसेस गांधी ने 1975 में आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी, उस वक्त अदालतें पूरी तरीके से सरेंडर कर गई थी और उन्होंने अपने सरकारों के सामने जो है वो वही फैसले देती थी जो सरकार चाहती थी। तो उसका हवाला देते हुए जस्टिस गोपाल गौड़ा ने लिखा है कि जैसे आपातकाल में हाई कोर्ट ने उदाहरण पेश किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट मौजूदा संकट के समय में हाई कोर्ट्स को नेतृत्व देने से पीछे रह गया, उनको नेतृत्व नहीं दे पा रहा है। और हाई कोर्ट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से बेहतर काम कर रही हैं। और इस संदर्भ में उन्होंने उड़ीसा के हाई कोर्ट को, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मद्रास के हाई कोर्ट्स की प्रशंसा की है और ख़ास तौर पर मद्रास हाई कोर्ट के फैसले की भी उन्होंने अच्छी जमकर प्रशंसा की है। और फिर उन्होंने अंत में लिखा है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आपातकाल में एडीएम जबलपुर का मामला भारत के न्यायिक इतिहास का सबसे काला धब्बा माना गया है। मैं आपको बता दूं एडीएम जबलपुर का मामला क्या था। एडीएम जब आपातकाल लागू हुआ था
तो मीसा यानी मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों की जमकर धरपकड़ हुई थी। और जब लोगों की धरपकड़ होती थी तो लोग अदालतों में जाते थे और हेबियस कार्पस की अपील करते थे कि हमारे आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे हमारे सामने पेश किया जाए, अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सारे मामलों को अपने पास बुलाया और फिर वहाँ पे ये फैसला दिया कि अगर आपातकाल जैसी स्थिति पैदा होती है तो सरकारों के पास इस बात का अधिकार है कि वो लोगों की जो संवैधानिक अधिकार हैं, जीवन का अधिकार है या जो हेबियस कार्पस का अधिकार है, वो सस्पेंड कर सकती है। यानी लोगों को अदालत से रियायत नहीं मिल सकती और सरकार जैसा चाहे आपातकाल में उस तरीके से किसी व्यक्ति के साथ बर्ताव कर सकती है। इस फैसले में जस्टिस एच.आर. खन्ना ने सिर्फ डिसेंटिंग नोट दिया था और बड़े बड़े जजेस ने फैसला सरकार के पक्ष में सुनाया था। इस फैसले को एडीएम जबलपुर का फैसला कहते हैं और इसके बारे में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का सबसे काला अध्याय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में नाकामयाब रहा और सरकार के सामने उसने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। जस्टिस गोपाल गौड़ा कहते हैं कि जिस तरीके से एडीएम जबलपुर एक काला अध्याय के तौर पर माना जाता था, अब आने वाले दिनों में कोरोना संकट के समय में सुप्रीम कोर्ट का जो रिस्पॉन्स है वो जो है उसको सबसे बड़ा काला अध्याय माना जाएगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके की का फैसला देने में या इंटरवीन करने में असफल रहा है, वो एडीएम जबलपुर के में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उससे ज़्यादा बड़ा एक दाग अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लग गया है, कलंक का टीका उसके माथे पर लग गया है। ये बातें जब गोपाल गौड़ा जैसे पूर्व जस्टिस कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या जस्टिस मार्कंडे काटजू ने सत्यहिंदी.com में लगभग इसी तरीके की बातें लिखी थी, तो आप समझ सकते हैं कि देश में इस वक्त कितना बड़ा संकट है। और जो वकीलों ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान के अभिभावक के तौर पर अपनी भूमिका निभाने में नाकामयाब रहता है या अपनी भूमिका छोड़ देता है, तब देश का लोकतंत्र खतरे में होता है और देश में रूल ऑफ लॉ होगा या नहीं होगा, इस पर कड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि तब कार्यपालिका निर्द्वंद हो जाती है और उस पर किसी तरीके का अंकुश नहीं रह जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी भूमिका ये है कि वो कार्यपालिका की जो भूमिका है उस पर अंकुश लगाए, उस पर लगाम लगाए और उसकी जवाबदेही तय करे। इन तमाम बड़े लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अब सरकार पर लगाम और अंकुश लगाने में पूरी तरीके से नाकाम है और इसलिए लोकतंत्र को खतरा है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।